भारत माता के मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, श्री राकेश जैन, श्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, श्री प्रद्युमन जी, श्री भूपेंद्र सिंह, श्री रतेंद्र कुमार त्यागी, श्री गिरीश जी त्यागी, श्री संजय त्यागी, श्री महर्षि तंवर, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और इस विशाल संख्या में आए हुए भारत के भाग्य विधाता मेरे भाइयों और बहनों, भाई बहनों, आज इस क्षेत्र के वरिष्ठ नेता चौधरी कनक सिंह जी भारतीय जनता पार्टी में आकर के इस देश को मजबूत सरकार देने का जो उन्होंने फैसला किया है, मैं चौधरी कनक सिंह जी का स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका गौरव करता हूं। भाई बहनों, ये जगह कम पड़ गई है। मैं हेलीपैड से यहां पहुंचा, वहां पूरे रास्ते भर दोनों तरफ ह्यूमन वॉल लगा हुआ है, मानव दीवार बनी हुई है। अब अंदर कहीं हिलने की जगह नहीं है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप थोड़ा कष्ट झेल लीजिए, लेकिन जहां है वहीं रुक जाइए, आगे आने की कोशिश मत कीजिए भैया। आपको आगे ले जाने का काम सरकार बनते ही मैं करूंगा। इस इलाके को आगे ले जाने का काम करूंगा, यहां के नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम करूंगा, लेकिन अभी आगे आने की जगह नहीं है। और इसलिए मेरे नौजवान मित्रों, मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि कृपा करके इतना कष्ट दिया है, थोड़ा और झेल लो भाई। और 16 मई के बाद ये दिन चले जाएंगे। देश संकटों से मुक्त होना शुरू हो जाएगा, बर्बादी से आबादी की ओर कदम रखना शुरू हो जाएगा। बस अब ज्यादा सहन नहीं करना है भाइयों। भाइयों बहनों, ये चमचमाती धूप में इतना बड़ा जनसागर, भाइयों बहनों, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं ये दृश्य क्या है। दोस्तों, राजनीति में हम कई वर्षों से हैं, चुनाव सभाएं हमने बहुत देखी है, लेकिन भाइयों बहनों, कभी कोई चुनाव सभा ऐसी नहीं होती। आपने कभी ऐसी चुनाव सभा देखी है? वो पीछे वाले बताओ में देखिए, एकदम बाहर जो खड़े हैं सुनाई देता है तो वो देखिए।
भाइयों बहनों, यह हवा का रूप क्या है, उसका निशान है। और चुनाव आते आते ये आंधी सुनामी में बदल जाएगी। इस बार सबका विजय, सबका विजय। सोया ने सपा, बोया ने बसपा, काया ने कांग्रेस, सबके सबका विजय होने वाला है। भाइयों बहनों, सामान्य रूप से चुनाव राजनीतिक दल लड़ते हैं, चुनाव प्रत्याशी लड़ते हैं, लेकिन ये पहला चुनाव ऐसा है जो दल नहीं देश लड़ रहा है। नेता नहीं, जनता स्वयं लड़ रही है। आमतौर पर चुनाव में सत्ता परिवर्तन के लिए एक माहौल बनता है, उत्साह होता है, लेकिन ये चुनाव सिर्फ सरकार बदलने वाला चुनाव नहीं है। ये चुनाव वो जाए कोई आए इतना सीमित हेतु वाला नहीं है। इस चुनाव में जो जनता जनार्दन का मिजाज है, वो मिजाज दिल्ली में बैठी हुई सल्तनत को हटाने का भी है और उनको सजा करने का भी है। देश दिल्ली में बैठे हुए शासकों को सजा देने का मूड में है। और जनता को इतना गुस्सा क्यों है भाइयों? आप मुझे बताइए भाइयों, ये वोट बैंक की राजनीति ने आपका जीना मुश्किल किया है कि नहीं किया है? ये वोट बैंक की राजनीति ने निर्दोषों की मौत बुलाए कि नहीं बुलाए? ये वोट बैंक की राजनीति ने अशांति पैदा की है कि नहीं की है? भाइयों बहनों, ये भारत विजय रैली है। ये भारत विजय रैली का मतलब है महंगाई पर भारत का विजय, भ्रष्टाचार के ऊपर भारत का विजय, कुशासन के ऊपर भारत का विजय, भाई भतीजेवाद पर भारत का विजय, वंशवाद पर भारत का विजय, माता और बहनों की सुरक्षा के लिए भारत विजय की ओर प्रस्थान। भाइयों बहनों, हमें ये भारत विजय चुनाव में करके दिखाना है। आप मुझे बताइए भैया, 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जाने के बाद दिल्ली में मैडम सोनिया जी की सरकार आई। 10 साल हो गए, आपका भला हुआ है? ऐसे नहीं, उनको सुनाई जैसे बोलो। आपका भला हुआ है, आपके जीवन में बदलाव आया है, आपको सुरक्षा महसूस हो रही है, आपकी बहन बेटी सलामत है, गरीब के घर में चूल्हा जलता है, नौजवान को रोजगार मिलता है, किसान को गन्ने के पैसे मिलते हैं, किसान की जिंदगी में कोई बदलाव आया है। भाइयों बहनों, 10 साल बीत गए,
कौन जिम्मेवार? कौन जिम्मेवार? कौन जिम्मेवार? ये सबका 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 जिम्मेवार। सपा बसपा कांग्रेस ये तीनों जिम्मेवार है जिन्होंने ये हमारे उत्तर प्रदेश को तबाह करके रख दिया। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं होगा, कोई तहसील ऐसा नहीं होगा जहां के नौजवान मेरे गुजरात में आकर के रोजी रोटी न कमाते हैं। यहां के हर जिले से लोग मेरे गुजरात में रहते हैं। क्या किसी नौजवान को अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके जाने का मन करता है? भाई, कोई नौजवान अपना गांव छोड़ करके जाना चाहता है? कोई नौजवान अपने यार दोस्त छोड़ करके जाना चाहता है? कोई नौजवान बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके जाना चाहता है? कोई नौजवान अपने खेत खलिहान छोड़ करके जाना चाहता है? कोई नहीं जाना चाहता है, फिर भी उसको जाना पड़ रहा है। ये पाप किसका है? ये पाप किसका है? भाइयों बहनों, नौजवान बेरोजगार है, रोजगार के लिए तरस रहा है। क्या उत्तर प्रदेश गंगा यमुना का पट, हरी भरी धरा, मेहनत कश किसान आज उसे अपने बेटों को मजदूरी करने के लिए अपने प्रदेश से बाहर भेजना पड़ता है? उसका कारण यह है कि इन सरकारों ने किसान का भाव नहीं किया। कृषि में कोई बदलाव नहीं आए हैं। अगर यहां पर कृषि आधारित उद्योगों की जाल बिछाई होती, वैल्यू एडिशन पर बल दिया होता, तो यहां के किसान को आज बदहाली की जिंदगी जीने की नौबत नहीं आती। भाइयों बहनों, ये हमारा अमरोहा कभी आम के लिए जाना जाता था। अगर सरकार में दम हो, किसान की मेहनत हो, तो कैसा बदलाव आता है मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। आप लोग जानते हो, गुजरात में कच्छ में बड़ा भयंकर भूकंप आया था, मालूम है ना? 10-12 साल पहले भयंकर भूकंप आया था ना, हमारा पूरा कच्छ बर्बाद हो गया था। कच्छ में बहुत बड़ा रेगिस्तान है और उधर पाकिस्तान है। यहां रेगिस्तान, उधर पाकिस्तान, वहां पानी की सुविधा नहीं थी। भाइयों बहनों, 5 साल के भीतर भीतर वहां के किसान आम की खेती करने लगा, आम के पेड़ लगाने लगा। और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, कच्छ का आम दुनिया के बाजार में एक्सपोर्ट होता है दोस्तों, एक्सपोर्ट। ये अमरोहा का क्या हुआ? सारा बर्बाद हो गया भाइयों। इतना बड़ा दुनिया में मार्केट अवेलेबल है, लेकिन इनके पास दृष्टि नहीं है, बदलाव लाने की योजना नहीं है। उसी का नतीजा है कि वे यहां के किसानों की चिंता नहीं करते। भाइयों बहनों, पशुपालन, मैं यहां के मुख्यमंत्री को पूछना चाहता हूं, नेताजी को पूछना चाहता हूं, उनके चाचाओं को पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये पूरा परिवार ही चलाता है ना सब कुछ।
क्या उनको दूध के दाम पूरे मिलते हैं क्या? भाइयों बहनों, मुझे जानकारी है ये उसी परिवार से आते हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। पशुपालन ये उनका पारिवारिक कारोबार रहने के बाद भी जो पशुपालकों की चिंता नहीं कर सकते, वो भला औरों का भला क्या करेंगे? औरों का भला क्या? यहां पर किसान पशुपालक 15 रुपया 18 रुपये में दूध बेचता है, उसको दूध के दाम मिलते नहीं है। पशु को संभालना उसके लिए महंगा पड़ता जा रहा है। और दूसरी तरफ कत्ल खानों के अंदर अनाप शनाप हमारा पशुधन काटा जा रहा है। गरीब के किसान की आजीविका छीन ली जा रही है। भाइयों बहनों, हमने यहां पर कुछ अमूल के सेंटर खड़े किए हैं। अमूल गुजरात से आपके उत्तर प्रदेश में अभी कदम रखे हैं, और जहां जहां हमारा अमूल पहुंचा, जहां पर 15-18 रुपए में दूध बिकता था, अमूल ने आकर के उस पशुपालक से 35-40 रुपए में दूध खरीदना शुरू किया। भाइयों, ये पशुपालक की जिंदगी में बदलाव आया का नहीं आया? लेकिन क्या ये काम उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता था? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कर सकती थी? लेकिन भाइयों बहनों, उनको सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करनी है। उनको भाई से भाई को लड़ाना, संप्रदाय को संप्रदाय से लड़ाना, यही इनका कारोबार रहा। भाइयों बहनों, सामान्य रूप से जब चुनाव आता है ना, जब चुनाव आता है तो जो सत्ता दल होता है उसको हटाने के लिए सारे दल इकट्ठे होते हैं, सब मिलकर के योजना बनाते हैं कि सरकार को हटाओ। ये पहला चुनाव ऐसा है कि सारे लोग मिलकर के एक ही बात कर रहे हैं, कुछ भी हो जाए मोदी नहीं आना चाहिए। कुछ भी करो, इकट्ठे हो जाओ। भाइयों बहनों, उनको डर लगने लगा है, ये सारे परेशान हैं। उनको लग रहा है कि 16 मई को जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद इनकी जगह कहां होगी, इसी का डर सता रहा है। इसलिए हर कोई लामबंद हो गया है, कुछ भी करो मोदी नहीं आना चाहिए। भाइयों बहनों, मैं दिन रात हमारे देश की समस्याओं का हल ढूंढता रहता हूं। नौजवानों को रोजगार की समस्या का हल कैसे निकालूं, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन से रास्ते अपनाऊं, माता और बहनों के सम्मान के लिए क्या करूं, आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए क्या करूं, बूढ़े माँ बाप को दवाई मिले, सस्ते में मिले, जल्दी में मिले, इसके लिए क्या करूं। यही सारी बातें मैं सोचता रहता हूं। भाइयों बहनों, मैं दिन रात समस्याओं का हल ढूंढता हूं, और ये लोग दिन रात मोदी का हल ढूंढने में लगे हैं। हमें समस्याओं का हल ढूंढना है,
उन्हें मोदी का हल ढूंढना है। भाइयों बहनों, ये ओछी राजनीति का ही परिणाम है कि देश बर्बाद हो गया है। भाइयों बहनों, आजकल एक फैशन हो गई है, हम कहें कि किसान को गन्ने का दाम मिलना चाहिए, कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। मैं कहता हूं किसान को गन्ने का दाम मिलना चाहिए, तो कहते हैं लेकिन सेक्युलरिज्म का क्या होगा। मैं कहता हूं नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए, वो कहते हैं लेकिन पहले सेक्युलरिज्म का जवाब दो। मैं कहता हूं गरीब को खाने के लिए 2 टाइम अन्न मिलना चाहिए, तो कहते हैं सेक्युलरिज्म क्या हो। भाइयों बहनों, लोकतंत्र में जो सत्ता में बैठे हैं उनकी जिम्मेवारी होती है कि जनता में बीच में जाकर के अपने काम का हिसाब दें। 5 साल उन्होंने जनता के लिए क्या किया, इसका जवाब दें। जरा देश को बताओ क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, किस किस के लिए किया, कब कब किया, दिन में किया कि रात में किया, देश में रखा कि विदेश में रखा, जरा बताओ तो। भाइयों बहनों, सत्ता दल का जिम्मा बनता है कि पाई पाई का हिसाब दे, पल पल का हिसाब दे, इसकी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन आजकल सत्ता में बैठे हुए लोगों का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया है। 7वें आसमान पर वो जवाब नहीं दे रहे, या तो विरोधियों पर आरोप लगाते हैं या तो उपदेश देते हैं। और उपदेश देने की उनकी हिम्मत देखो, वो साहजादे तो ऐसे बोलते हैं, वो शहजादे तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे इस सरकार से उनका कोई लेना देना नहीं, इस सरकार के पापों से उनका लेना देना नहीं, सरकार के कारोबार से लेना देना नहीं, जैसे वो मंगल ग्रह पर से आए हो, ऐसे बोल रहे हैं। अरे सरकार आपकी है, आपकी माता जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, आपके इशारे पर सरकार चलती है। और ये सरकार तो ऐसी है जिसकी कैबिनेट की भी इज्जत नहीं है, जिसमें प्रधानमंत्री की भी इज्जत नहीं है। एक शहजादा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे कागज फाड़ दे और दिल्ली की सरकार मेरा बदल देती है। और आज जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है, उपदेश दे रहे हो। भाई बहनों, मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था अगर वो सत्ता में आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। कहा था? ऐसे नहीं, ताकत से बोलो। कांग्रेस ने महंगाई दूर करने का वादा किया था, महंगाई कम हुई, गरीब के घर में चूल्हा जला। कांग्रेस ने कभी अफसोस व्यक्त किया? कभी भी चुनाव सभाओं में महंगाई के लिए बोलते हैं? क्यों भाई? क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं है कि जनता को अपने काम का हिसाब दे? लेकिन भाइयों बहनों, वो जनता को अपने काम का हिसाब देने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा था हर परिवार से नौजवान को रोजगार देंगे। जरा मैं पूछना चाहता हूं, आप में से कोई है जिसको दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया हो? सबके सब मुझे बताओ, कोई है जिसका दिल्ली में कोई रोजगार दिया हो? क्या ये झूठे वादे आपको मंजूर है?
ये झूठे नारे मंजूर है, ये बेईमानी मंजूर है, ये जनता की छुरी भोंकना मंजूर है। इसलिए तो मैं कहने आया हूं भाइयों, राजनीति का ये मजाक, लोकतंत्र के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ अब देश लंबे अरसे तक सहन करने वाला नहीं है। और मैं कांग्रेस को भी ललकारता हूं, सेक्युलरिज्म के नाम पर हर जिम्मेदारी से भागने का जो तरीका खोजा गया है, उनको भी मैं ललकारना चाहता हूं। और आज मैं देश के सामने उनको बेनकाब करने के लिए पर बात करना चाहता हूं। आपके लिए सेक्युलरिज्म ये सिर्फ वोट बैंक का खेल है। आपके लिए सेक्युलरिज्म भाई को भाई से लड़ाने का हथकंडा है। और इसलिए भाई बहनों, जो लोग सेक्युलरिज्म के नाम पर सत्ता हत्या कर रहे हैं, मैं उन पर खुला आरोप लगाता हूं। आपके लिए सेक्युलरिज्म एक चुनावी नारा मात्र है। हमारे लिए सेक्युलरिज्म हर संप्रदाय हमारा है। आपके लिए सेक्युलरिज्म एक वोट बैंक की राजनीति है। हमारे लिए सेक्युलरिज्म ये विकास की राष्ट्र नीति है। आपके लिए सेक्युलरिज्म तोड़ो और राज करो का मंत्र है। हमारे लिए सेक्युलरिज्म जोड़ो और विकास करो का मंत्र है। आपके लिए सेक्युलरिज्म नाकामियों को छुपाने का बहाना है। हमारे लिए सेक्युलरिज्म विकास का नया रास्ता बनाना है। आपके लिए सेक्युलरिज्म ये रिलीजन फर्स्ट है। हमारे लिए सेक्युलरिज्म इंडिया फर्स्ट है। आपके लिए सेक्युलरिज्म राजनीतिक हथकंडा है। हमारे लिए सेक्युलरिज्म राष्ट्रनीति की आस्था है। उनके लिए सेक्युलरिज्म अपीसमेंट फॉर फ्यू, जस्टिस फॉर नन। हमारे लिए सेक्युलरिज्म अपीसमेंट फॉर नन, जस्टिस फॉर ऑल, इस मंत्र को हमने लेकर के चले हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, इस धरती को लहलहान करने वाले, यहां को तबाही लाने वाले, भाई से भाई को लड़ाने वाले, इन लोगों से मुक्ति दिला करके भाई कमल सिंह को विजयी बनाइए। एक कमल दिल्ली में, मुझे एक कमल आपका भी चाहिए। सारे उत्तर प्रदेश से सारे के सारे कमल मुझे दीजिए भाइयों। आप मुझे कमल दें, मैं आपको विकास की लक्ष्मी दूंगा भाइयों। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की।